हेलो स्टूडेंट्स। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए हैं और ये वीडियो आने में काफ़ी समय लग गया है और जो भी आपके डाउट्स हैं हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं। आप इसी तरह से अपने डाउट्स जो है डाउट सेशन में डालते रहिए। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 और यूनिट 3 इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट से कनेक्टेड कौन से ऐसे लॉज हैं, यानी कौन से ऐसे रेगुलेशंस हैं और कौन से ऐसे इनेक्टमेंट्स हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। यानी हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे लेजिस्लेशन है जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि इस यूनिट में आपके कौन कौन से लॉज होने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि एक प्राइमरी लॉ है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर द वाटर, इसके अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, दो चीजें, यानी वाटर से कनेक्टेड जो पॉल्यूशन होता है उसको प्रिवेंट करना और कंट्रोल करने का एक्ट है 1981 का। दूसरा इसमें तीसरा आता है इसमें आपका वाटर, यानी ये एयर के लिए हो गया और ये वाटर के लिए हो गया और ये वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे फोर्थ द फॉरेस्ट एक्ट 1972। सो बेसिकली आप इस यूनिट के अंदर हमारा जो है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क समझने वाले हैं कि किस तरीके से लेजिस्लेचर ने सारे फ्रेमवर्क को सेट किया है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको हमने यूनिट 1 में थोड़ा सा डिस्कस करा था जब हमने एनवायरमेंट की और पॉल्यूशन की डेफिनेशन समझी थी। तो देखो ये जो आपका लॉ है ये एक अम्ब्रेला लॉ है, यानी इसका जो सबसे पहला फीचर है वो ये है कि ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, जिसका मतलब ये है कि ये एयर को, वाटर को, लैंड को और ह्यूमन लाइफ और इसके अलावा जो एनिमल लाइफ होती है इन सभी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस या कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करता हो, पॉल्यूट करता हो। जैसा कि आपने यूनिट 1 में भी डिस्कस किया था कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। और ये कहां पर आता है आपका आर्टिकल 21 में। ये हमने दो केस में पढ़ा था, एक हमने वोलेरे सिटीजन केस में पढ़ा था और दूसरा मुकेश केस में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश कर दिया था कि ये जो हमारा राइट है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है राइट टू लाइफ का। अब इसी के साथ दूसरा फीचर क्या आता है आपका, इसका दूसरा फीचर आता है कि ये कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क बताता है कि भाई हमारा जो सेंटर है और स्टेट ये जो है आपस में मिलजुल कर हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क समझा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A(G) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े थे कि भाई आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है और प्लस आपको राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट देता है। इसी के साथ आर्टिकल 48A में क्या था, स्टेट की ड्यूटी थी कि वो जो हमारी वाइल्ड लाइफ है और एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करेंगे। इसी के साथ हमने पढ़ा था 51AG कि हर एक सिटीजन का भी ये ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसको दूषित ना करे। इसी के साथ सेंट्रलाइज अथॉरिटी है इसके अंदर, यानी एक मिनिस्ट्री जो है पूरी डेडिकेटेड है इसके लिए, जिसको MOEFCC कहते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या करती है, इनके पास पावर है डायरेक्ट करने की कि कोई भी काम किस तरीके से किया जाना चाहिए। इसी के साथ इसके अंदर एक और प्रोविजन दिया गया है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में EIA। इसको कहते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ये क्या करता है, ये समय समय पर एनवायरमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस को असेस करता रहता है कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो ये इसके बेसिक फीचर हैं आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। इसी के साथ इसकी कुछ डेफिनेशंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है सेक्शन 2A। तो सेक्शन 2A देखने के लिए मिलता है आपको, उसमें कहता है कि एनवायरनमेंट का मतलब होगा, देखो बेसिक चीज तो हमने ऑलरेडी समझ ली थी कि एनवायरनमेंट होता है आपकी सराउंडिंग, यानी जो भी आपके आसपास है उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन सेक्शन 2A ने क्या इंक्लूड करा है, सेक्शन 2A ने कहा है वाटर, एयर और लैंड, और इनका इंटर रिलेशनशिप किन चीजों के साथ, ह्यूमंस के साथ, लिविंग क्रिएचर्स, इसी के साथ प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रॉपर्टी।
यानी इनका इनके साथ जो इंटर रिलेशन है उसी को हम एनवायरमेंट कहते हैं। अब हमें आसपास यही चीजें देखने के लिए मिलती हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता व्हाट इज एनवायरमेंट, तो आप सेक्शन 2A लिख देंगे और इसके अंदर कुछ एग्जांपल भी कोट कर देंगे। इसके अलावा डेफिनेशन देखने के लिए मिलती है सेक्शन 2B। 2B में क्या डिफाइन करा गया है, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट का सिंपल मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग ये है, मान लीजिए हमारा वाटर है या एयर है, अगर कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट यानी पदार्थ जो वाटर को खराब कर दे उसको हम कहेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, यानी एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने वाली चीज। चाहे वो सॉलिड हो सकती है, इसमें इक्वेशन लिख देंगे आप, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर वो गैसियस हो। इन तीनों फॉर्मेट में कोई भी चीज जो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने की कैपेसिटी रखती हो उसको एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट की वजह से एनवायरमेंट के अंदर मान लीजिए पॉल्यूशन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सेक्शन 2C में। तो 3 डेफिनेशन होगी आपकी, एनवायरमेंट सेक्शन 2A, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट सेक्शन 2B और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सेक्शन 2C। पॉल्यूशन के काइंड्स और उसके मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या होते हैं आप उसको एक बार और देख लेना चाहे तो। अब इसी के साथ जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई है। तो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी पावर्स जो हैं इस कानून के अंदर दी गई हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट करने की पावर दी गई है, ये अलाइन करता है नेशन वाइड स्टेट बोर्ड ऑपरेशन, कि जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड हैं उन सभी का इंप्लीमेंटेशन ऐसे हो कि हर एक स्टेट में एनवायरमेंट की पॉलिसी को अप्लाई किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी स्टेट के अंदर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किसी स्टेट के अंदर कम ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी चीज रेगुलेट करती है, ये रेस्ट्रिक्ट करती है हजार्डियस इंडस्ट्रीज को कि वो कोई भी ऐसी चीजें इस्तेमाल ना करें या वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट ना करें। इसी के साथ इंस्पेक्ट करने की पावर भी दी गई है। पहली क्या है, कोऑर्डिनेट करने की, दूसरी रेगुलेट करने की, तीसरी इंस्पेक्ट करने की जो है इनके पास पावर है कि ये किसी भी प्रीमाइज में एंटर कर सकते हैं और सीज कर सकते हैं किसी इक्विपमेंट को जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, और टेस्ट कर सकते हैं एनवायरमेंटल सैंपल्स, यानी वहां से सैंपल इकट्ठे करेंगे और उन सैंपल्स को चेक करने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। इसी के बाद स्टैंडर्डाइज करती है, ये प्रेस्क्राइब करती है एमिशन, यानी एक लिमिट सेट करती है कि कोई भी जो इंडस्ट्री है वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है, उसकी एक लिमिट को सेट करके बताती है ये। इसी के साथ डायरेक्शन देने की पावर है सेक्शन 5 के अंदर। ये इशू करती है बाइंडिंग ऑर्डर्स क्लोजर के लिए, रेगुलेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, यानी कोई भी इंडस्ट्री है वो कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, या उसको बंद करने के भी आदेश जो है डाल सकती है। तो ये सिंपल सी चीज थी। अब ये कहता है कि अगर कोई भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो प्रोविजंस दिए गए हैं, अगर कोई पर्सन उनको वायलेट करता है तो उसको क्या है, 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। तो आप लिख लेंगे 5 ईयर इंप्रिजनमेंट हो सकती है प्लस 1 लाख तक रुपए का जुर्माना, और अगर कोई कंटिन्यू करता है ऑफेंस को तो 5000 रुपीज जो है पर डे के हिसाब से उस पर एडिशनल फाइन जो है लगता रहेगा जब तक वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जब तक वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। अब देखिए आपने ये चीजें सारी समझ ली कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस चीज की बात करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर भी आपने समझ ली। अब इसी के बाद आपका सेकंड लॉ आता है जो कि वाटर से कनेक्टेड, एयर से कनेक्टेड है। इसके बाद हम वाटर पढ़ेंगे। अब एयर में किस चीज को ये प्रिवेंट कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, किस चीज को, पॉल्यूशन को। अब पॉल्यूशन की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी सेक्शन 2C के अंदर पढ़ ली है कि पॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट मौजूद होते हैं उसको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। यानी वाटर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे पॉल्यूटेंट मौजूद हों जो एनवायरमेंट को दूषित करते हो। एयर की बात चल रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए इंडस्ट्री है ये। अब ये जो इंडस्ट्री है ये फ्यूल यूज करती है जिसकी वजह से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो इससे क्या हो रहा है, एयर में पॉल्यूशन बन रहा है। तो ये कहता है एमिशन। एमिशन मतलब निकासी। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2J में, और वो कहती है एनी सब्सटेंस कमिंग आउट ऑफ अ चिमनी, यानी कोई भी चीज जो चिमनी से बाहर निकल रही है और एयर की क्वालिटी को डाउन कर रही है उसे ही हम कहेंगे एमिशन। इसके अलावा ऑटोमोबाइल जैसे वाहन होते हैं पुराने, उनसे भी जो है पॉल्यूशन के जो कार्बन जो है निकलता है, तो इसको कहते हैं ऑटोमोबाइल्स के थ्रू। तो कोई भी व्हीकल जो क्या कर रहा हो, कंबशन
इंजन यूज करता हो पावर जनरेटेड मेथड से। तो इसको, ये डेफिनेशन भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। जैसे एक डेफिनेशन, एयर पॉल्यूटेंट किसको कहेंगे, तो एयर पॉल्यूटेंट कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस, इंक्लूडिंग नॉइज। इसमें आप ध्यान रखना कि इसके अंदर नॉइज भी इंक्लूड होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो नॉइज है वो भी ट्रेवल करती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन है जो नॉइज क्रिएट कर रहा है, अब इसकी वजह से जो है, जो हमारी एयर है वो डिस्टर्ब होती है, तो ज्यादा साउंड से भी एक तरह से एयर पॉल्यूशन जो है क्रिएट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एयर पॉल्यूटेंट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इंक्लूडिंग नॉइज, जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो एयर की क्वालिटी को डाउन कर देते हैं, उन सभी को एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। एमिशन क्या होता है, किसी भी चिमनी से बाहर निकलने वाली चीजें या ऑटोमोबाइल से निकलने वाली चीजें। तो एयर एक्ट जो है सिंपल, आपको पहली चीज ये पता चली कि एयर एक्ट एक ऐसा कानून है जो हवा के अंदर मौजूद पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट करने की और उसको कंट्रोल करने की बात करता है। अब ये जो हमारा एयर एक्ट है, एयर एक्ट जो है एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म और मशीनरी जो है स्टैब्लिश करता है। सबसे पहले एक सेंट्रल लेवल पर बनता है, जिसको सेंट्रल बोर्ड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म होती है ये CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि आपका सेक्शन 16 के अंदर बनता है। क्यों बनाया जाता है इसको, एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो आपका होता है, एंड कोऑर्डिनेट करता है स्टेट बोर्ड के साथ। अब स्टेट बोर्ड कहां स्टैब्लिश होते हैं, सेक्शन 17 में। इनकी जो है शॉर्ट फॉर्म SPCB, SPCB का मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेक्शन 17 में बनते हैं। ये क्या करते हैं, सेट करते हैं स्पेसिफिक एमिशन नॉर्म, यानी कितना एमिशन कर सकता है कोई इंडस्ट्री। इंस्पेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज को, प्लांट को, और ग्रांट या डिनाई करते हैं कंसेंट, यानी कोई भी प्लांट या कोई भी इंडस्ट्री स्टेट बोर्ड की परमिशन के बिना अपनी इंडस्ट्री को ऑपरेट नहीं कर सकती, वहां पर स्टेट बोर्ड की कंसेंट लेना जरूरी होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि क्या किसी इंडस्ट्री को स्टेट बोर्ड से कंसेंट लेने की जरूरत है या नहीं, तो इसको कंसेंट मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इसी के साथ एक स्टेट गवर्नमेंट की जोनिंग पावर होती है सेक्शन 19 के अंदर। वो क्या कर सकती है, वो कैन लीगली डिक्लेयर स्पेसिफिक जोन, यानी वो किसी एरिया को, जैसे मान लीजिए कोई भी एक एरिया है, उस एरिया को डिक्लेयर कर सकती है कि यहां पर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया है, और जहां इस जोन को डिक्लेयर कर दिया जाता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, वहां पर स्ट्रिक्टली सारे रूल्स लागू होते हैं, और अगर कोई उनका वायलेशन करता है तो उनके ऊपर भी जो पेनल्टी जो दी गई थी वो लगती है। इसके बाद आता है वाटर एक्ट। आपका वाटर एक्ट सिंपल वही, फिर से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। अब आपने इसमें जो है एक सीरीज पढ़ ली, पहले हमने पढ़ा प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा 1986 का, फिर हमने एयर एक्ट पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वाटर एक्ट। तो एयर और वाटर एक्ट जो है ये कनेक्टेड है मोस्टली पॉल्यूशन से। तो 1974 का ये है, और ये इंडिया का फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन था, यानी सबसे बड़ा जो कानून बना पहली बार एनवायरमेंट को कनेक्टेड 1974 में ये बना था उस टाइम पर। और ये क्या करता है, ये जो वाटर हमारा निकलता है गंदा नदियों में, रिवर्स में जाकर मिल जाता है, इन सभी को रेगुलेट करने की बात करता है ये। देखो वाटर जो है, वाटर जब सही होगा तो उसी से हमें बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। और वाटर अगर मान लीजिए पॉल्यूटेड है तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा इवेपोरेशन, जिसको हिंदी में वाष्पीकरण भी कहते हैं, यानी इसमें क्या होता है, ये जो पानी है जब इस पे हीट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो ये वेपर्स बन जाते हैं और ये हमारे क्लाउड में जाकर जो है जमा हो जाते हैं, और ये क्लाउड जो है कहीं जाकर जो है बारिश करते हैं। अब ये जो बारिश होती है इसके अंदर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो केमिकल्स हैं ये इसको एसिडिक बना देते हैं, और इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है एसिड रेन को डिफाइन करो। तो एसिड रेन जो है इस प्रोसेस से होती है कि वाटर जब पॉल्यूटेड हो जाता है तो वो जब बादलों में जाता है तो उसकी एसिडिक एसिडिक रेन जो होती है वो एसिड रेन कहलाती है। तो आपका जो वाटर एक्ट है उसके अंदर एक डेफिनेशन दी गई, स्ट्रीम किसे कहेंगे, तो स्ट्रीम का मतलब होगा कोई भी रिवर हो, कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल इनलैंड वाटर हो, या सब टेरेनियन हो जो ग्राउंड वाटर होते हैं, और सी टिडल वाटर होते हैं, इन सभी को हम स्ट्रीम कहेंगे। और इसी के साथ ट्रेड एफ्लुएंट क्या होंगे, यानी ऐसी कोई भी चीज जो हमारे पानी को खराब कर दे, ये इनको हम ट्रेड एफ्लुएंट कहेंगे, ये निकल रहे हैं इनसे, इन सभी को। आउटलेट क्या होगा, आउटलेट कोई भी ऐसा कंड्यूट पाइप या ओपन, ये कंड्यूट पाइप जो है
इसको हम क्या कहेंगे, आउटलेट कहेंगे। तो इससे निकलने वाली जो चीज है वो हो जाएगा आपका एफ्लुएंट, यानी जो निकल रही है इसको कहेंगे हम, इसको कहेंगे एफ्लुएंट। और स्ट्रीम जो है इसके अंदर यहां पर जो है ये मिल रहे हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन आपकी जो है क्लियर हो गई। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले स्ट्रीम, स्ट्रीम किसको कह रहे हैं, ये जो पानी बह रहा है इसको स्ट्रीम कह रहे हैं। एफ्लुएंट क्या है, जो इन कंड्यूट पाइप से निकल रहा है, और इनको हम कहते हैं आउटलेट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है एक हम यहां पे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, कंसेंट मैकेनिज्म। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है वैसे तो। कंसेंट मैकेनिज्म क्या है कि स्टेट बोर्ड जो है, स्टेट बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए, कोई भी नया आउटलेट खोलने के लिए। इनकी परमिशन के बिना कोई भी पर्सन डिस्चार्ज नहीं कर सकता, यानी कोई भी इंडस्ट्री अपना जो एफ्लुएंट है, ट्रेड एफ्लुएंट है, अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं हिंदी में, उनको बाहर नहीं फेंक सकता। इसके अलावा देखो अभी हमने पढ़े दो बोर्ड पढ़े हमने, एक सेंट्रल बोर्ड पढ़ लिया और एक हमने स्टेट बोर्ड पढ़ लिया। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा स्टेट मिलकर ज्वाइंट बोर्ड बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मान लीजिए स्टेट ए और स्टेट बी, तो इसको हम कहेंगे ज्वाइंट बोर्ड। और जो पहले से यहां पर बोर्ड थे, मान लीजिए बोर्ड 1 और बोर्ड 2, ये बोर्ड खत्म हो जाएंगे, अब इनकी जगह काम करेगा ज्वाइंट बोर्ड। सेक्शन 13 से 15 तक इसके बाद जो है दी गई है, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है वो सारी चीजें आप देख लेना इसके अंदर। तो ये था आपका वाटर एक्ट 1974 और इसके जो है कंसेंट मैकेनिज्म वगैरह। लास्ट आता है आपका इस यूनिट का द फॉरेस्ट एक्ट, द फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये एक्ट भी जो है इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, कंसोलिडेट करता है कॉलोनियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन सभी चीजों को, यानी जो फॉरेस्ट है हमारे, उन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने की जो है बात करता है। तो इसके क्या ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको इसके ऑब्जेक्ट देखने हैं। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्ट है इसका, ये कंसोलिडेट करता है ऑल प्री एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लॉज, यानी पहले से जो मौजूद लॉज थे उन सभी लॉज को ये इकट्ठा करता है। कंसोलिडेट करने का मतलब, जैसे मान लीजिए जगह जगह पर जो है बहुत सारे कानून हैं, उन सभी कानूनों को इकट्ठा करके इन्होंने क्या करा, एक लॉ बना दिया कि हम जो है फॉरेस्ट एक्ट बना रहे हैं। दूसरा, क्लासिफाई करें इन्होंने फॉरेस्ट को बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन लेवल, यानी जितने भी फॉरेस्ट हैं हमारे, उन फॉरेस्ट को इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया, यानी बांट दिया कि कौन से फॉरेस्ट को कितने प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसके हिसाब से इसको भी डिस्कस करेंगे हम। 3 तरह के लेवल हम पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में। और फिर हम पढ़ेंगे इसने क्या करा, रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी फॉरेस्ट से निकलने वाले जो प्रोड्यूस हैं, टिम्बर हैं यानी जो लकड़ियां निकलती हैं, उनका कैसे रेगुलेट करेंगे। और लिवाई ड्यूटीज ऑन टिम्बर एक्सट्रैक्शन, यानी अगर कोई भी जंगलों से टिम्बर निकालता है तो उनके ऊपर जो है टैक्स या उनके ऊपर जो है कुछ चार्जेस जो है लगते हैं, जो सेक्शन 39 से 41 तक डील करते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं, उन सभी फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस कानून को बनाया गया, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। अब इसमें एक चीज पढ़नी है आपको कि हमारे इस लॉ के अंदर जो है क्लासिफिकेशन क्या किया गया है। तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट हैं, अभी जो हम बता रहे थे, इन्होंने बनाए रिजर्व फॉरेस्ट। अब देखो इनको हम क्यों बना रहे हैं, ये जो हमने फॉरेस्ट डिवाइड किए हैं वो किस लिए किए हैं, ताकि हम इनके लिए सेट कर सकें कि कौन से फॉरेस्ट को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सबसे ऊपर आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, जो सेक्शन 3 से 27 तक दिए गए हैं, और इनके ऊपर हाईएस्ट रेस्ट्रिक्शन होती है, यानी सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आपकी जो है इनके ऊपर देखने के लिए मिलती है। यहां पर देखिए आप, हाईएस्ट रेस्ट्रिक्शन। और पब्लिक का नो राइट अनलेस एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड, यानी पब्लिक का कोई राइट नहीं होता है जब तक कि ग्रांट ना कर दिया जाए। और फॉर एक ऑफिसर होता है FSO, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, मस्ट रिजोल्व ऑल एग्जिस्टिंग क्लेम बिफोर फाइनल नोटिफिकेशन, यानी यहां पर इनको पावर दी गई है कि ये सारे के सारे डिस्प्यूट को सेटल करें। तो सबसे पहला हो गया आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट, हिंदी में इनको आरक्षित वन कहते हैं, आरक्षित वन। दूसरे आपके होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्शन 29 से 34 तक दिए गए हैं, इनके ऊपर मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन होती है। यहां पर क्या थी, हाईएस्ट, यहां पर थोड़ी मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन है। और यहां पर कहता है द गवर्नमेंट कैन रिजर्व स्पेसिफिक ट्री स्पीसीज, यानी कुछ तरह की जो स्पीसीज है ट्री की, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं किसी एरिया को टेम्परली, और रूटीन एक्टिविटीज आर जनरली परमिटेड अनलेस एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है।
एक में हमने देखा कि एक में तो ये कह रहे हैं कि जब तक राइट ना दिया जाए तो राइट नहीं बनता, और हाई लिमिट है यहां पर। लेकिन यहां पर क्या है, मॉडरेट लिमिट है और प्लस यहां पर राइट है जब तक प्रोहिबिट ना कर दिया जाए। तो दोनों में उल्टा है, यहां पर कोई राइट नहीं है जब तक ग्रांट ना किया जाए, और यहां पर राइट है जब तक उसको डिनाई ना कर दिया जाए। लास्ट में आते हैं विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट सिंपल है। अब मान लीजिए ये जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, इनके आसपास गांव बसना शुरू हो जाए, तो जब हम कम्युनिटी को मैनेजमेंट दे देते हैं, किसी विलेज पंचायत को या विलेज कमेटी को दे देती है सरकार, तो उसमें क्या है, लोकल यूज जैसे ही आ जाता है तो उसको हम कहते हैं विलेज फॉरेस्ट। तो विलेज फॉरेस्ट कौन से होंगे, जो कम्युनिटी यानी विलेज को इस्तेमाल करने के लिए दे दिए गए हैं। तो तीन तरह के आपके जो है फॉरेस्ट हो गए। सबसे ऊपर हो गए आपके रिजर्व्ड, जिन पे हाईएस्ट रेस्ट्रिक्शन होता है, किसी का राइट नहीं होता जब तक ग्रांट ना कर दिया जाए। दूसरे होते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनके ऊपर जो है मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन होती है, और इनमें जब तक राइट रहता है जब तक गवर्नमेंट एक्सप्रेसली मना ना कर दे। और विलेज फॉरेस्ट वो होते हैं जो आपके सेक्शन 28 में दिए गए हैं, जिन पर कम्युनिटी का, लोकल एरिया का राइट होता है कि वो उनकी टिम्बर वगैरह, ट्रीज वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका इसके अंदर क्लासिफिकेशन। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो है सर्च, सीजर और कॉन्फिस्केशन के बारे में भी बात की गई है। जैसे अरेस्ट विदाउट वारंट, तो फॉरेस्ट या पुलिस ऑफिसर, अभी हमने देखा फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है कैन अरेस्ट, इनके पास पावर है बेस्ड ऑन रीजनेबल सस्पिशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफेंस। अगर फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कोई भी अपराध होता है और ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी ने कोई ऑफेंस कमिट करा, सस्पिशन, तो वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। दूसरा, इमीडिएट सीजर कर सकते हैं, जो भी चीज, कोई टूल्स मिलते हैं उनके पास, मान लीजिए उन्हें लगा कि वो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, या कोई बोट्स या कार्ट्स या कैटल्स, इन सभी को जो है सीज करने की पावर जो है दी गई है सेक्शन 52 में। इसके बाद जो है आपका प्रॉपर्टी डिस्पोजल करते हैं। कॉन्फिस्टिकेटेड प्रॉपर्टी डिफॉल्ट्स टू द गवर्नमेंट, यानी जो भी प्रॉपर्टी यहां पर जब्त की गई है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है जब तक कि उसके ऊपर कोई राइट एस्टैब्लिश ना हो। इसके अंदर जितने भी ऑफेंस हैं, सेक्शन 68 ये कहता है द स्टेट कैन एम्पावर ऑफिसर टू एक्सेप्ट फाइन्स एज कंपनसेशन फॉर द माइनर ऑफेंस, यानी अगर कोई छोटे ऑफेंस कमिट करते हैं तो फाइन लगाकर छोड़ा जा सकता है। तो ये सभी चीजें जो थी आपकी यूनिट 3 के अंदर दी गई थी। अब एक चीज लास्ट रहेगी इसके अंदर, कंपनी की, यानी अगर कोई ऑफेंस कंपनी करती है तो उसमें कौन लायबल होगा, तो कंपनी इटसेल्फ एंड एवरी पर्सन इन चार्ज, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, वो सभी जो है ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। अगर ऑफेंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लायबल होगा, जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वहां पर। और कैबिनेट यानी एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज पर्सनली लायबल इफ देयर नेग्लिजेंस और कन्वेंस इज प्रूवन, यानी अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर ने नेग्लिजेंस किया है तो वहां पर डिपार्टमेंट का हेड लायबल नहीं होगा, बल्कि ऑफिसर हिमसेल्फ जो है लायबल होगा। तो यूनिट 3 के अंदर आपने जो है 3 इंपॉर्टेंट लॉज पढ़े। पहला आपने पढ़ा द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द एयर एक्ट, द वाटर एक्ट एंड द फॉरेस्ट एक्ट। अगर आपको कोई भी एक्ट समझ में नहीं आया हो तो डाउट सेशन में डाल देना, हम उसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।